हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, विस्तारवादी नीति और भू राजस्व नीति, और उसी पे हम लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज क्लास तो डालने में थोड़ा देर देर हो गई है क्योंकि लैपटॉप खराब हो गया था, इसलिए तो चलो शुरू करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भू राजस्व नीति और ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था: पहला, भारतीय रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना। दूसरा, ब्रिटिश सैन्य शक्ति को बढ़ाना। तीसरा, जमींदारों को नियंत्रित करना। चौथा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। क्या होगा इसमें? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी कि राज्य अपहरण की नीति कौन लाया था, तो आपको इसका आइडिया पता लग जाएगा कि हाँ कौन। तो इसको बात करें तो राज्य अपहरण की नीति, या इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, या व्यवगत का सिद्धांत भी बोला जाता है, तो ये लाया था तो कौन? डलहौजी। और सीधा सा इसका मतलब क्या था? भाई रियासतों में विद्रोह को नियंत्रित करना? नहीं। सैन्य शक्ति को बढ़ाना? नहीं। जमींदारों को नियंत्रित करना? नहीं। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो बात करें राज्यापहरण की नीति, और इसी डलहौजी की बात करें तो इसने वो कुशासन का आरोप लगा करके अवध को भी मिला लिया था, जबकि उसकी कोई वजह नहीं थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेलीज दिल्ली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, यानी जो भी देशी राज्य थे। दूसरा, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तो बेलेजली की सहायक संधि के बारे में आपको यदि पता हो तो जो भी सहायक संधि करता था उसके से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही सही है या है? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, या न तो 1 ना ही 2। क्या होगा भाई? ये तो सही है। पहला, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, क्योंकि ऐसा देशी राज्य के जो भी शासक होते थे उनसे सहायक संधि में ये बात लिखी होती थी। दूसरा, एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहती थी, करनी करते थे। तीसरा, इसका जो उद्देश्य था सहायक संधि का, वो बाहरी जो भी अंग्रेजी का जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी दुश्मन थे वो देशी राज्य से संपर्क नहीं रख सकते थे। उनसे बिना पूछे उनके अपने राज्य में उनको प्रशासन में जगह नहीं दे सकते थे, और सैनिक टुकड़ी रखनी होती थी जिसका खर्च देशी राज्य को उठाना पड़ता था। ये थी सहायक संधि की शर्तें। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब इसमें? ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? ऑप्शन ए, हैदराबाद के निजाम। दूसरा, अवध के नवाब। तीसरा, कर्नाटक के नवाब। या डी, मराठा पेशवा। किसने की थी सहायक संधि? भाई एक सहायक संधि की बात करें तो तीन थे, तीन लोग, तीन देशी राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की थी स्टार्टिंग में। तो उसमें कौन था पहले? भाई पहले पर निजाम था, उसके बाद मैसूर, तो उसके बाद मराठा। इनको आपको टाइम पीरियड देख लेना किस टाइम तक है। तो इसका मतलब सबसे पहले किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था इसको। कब से कब तक थी ये? तो ये 1798 से 1800 के मध्य की बात है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? ऑप्शन ए, पंजाब। बी, सिंध। सी, कश्मीर। और डी, असम। क्या होगा इसमें? तो बात करें पंजाब, भाई पंजाब होकर तो सिंध और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। अंग्रेजों पर रूसी भाई। बात करें उत्तरी पश्चिमी सीमा इंडिया की, हाँ, तो ये वाली जो सीमा थी, उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के लिए किससे? रूस मध्य एशिया में विस्तार कर रहा था, और इधर से नेपोलियन का भय अंग्रेजों को।
चिंता का विषय बना हुआ था इनके लिए। तो उत्तर पश्चिम में क्या पड़ता है? सिंध पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला है ए झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा और चौथा नागपुर। क्या होगा इसमें? तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये राज्य अपहरण का सिद्धांत, जिसको दूसरे नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। इसकी एक ट्रिक भी है, सस बुझान। तो ट्रिक जिसको भी आपको याद रखनी है, सस बुझान का मतलब पहले पे आता है सतारा, दूसरे पे आता है संबलपुर, तीसरे पे आता है बघाट, बघाट के बाद पू से आता है उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर के बाद आता है झांसी और झांसी के बाद आता है नागपुर। तो बात करें आगे, अवध को मिलाया था डलहौजी नहीं, वो कुशासन के में मिलाया। तो ये हो गया आपके जो राज्य विलय सिद्धांत में सर्वप्रथम कौन बना था? सतारा बना था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं सदी की प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्तियां प्राप्त थी। दूसरा, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता है। अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ओब्लिक से सही है या है? केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, डी न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसमें? चलो देखते हैं। तो प्रांतीय सरकारों की बात कर रहा है और ये प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी कौन कौन थी भाई? तीन ही थी, जैसे मुंबई, मद्रास और कोलकाता। तो ये बोला कि प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों अधिक शक्ति प्राप्त थी। नहीं, जो प्रेसिडेंसी सरकारें थी, मतलब जो ये कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इनको अधिक शक्ति प्राप्त थी। इस वजह से ये गलत हो जाएगा, प्रांतीय सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। दूसरा, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। नहीं, प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नहीं चलाया जाता था। ये इसके लिए कौन गवर्नर जनरल नियुक्त करता था? किसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यानी प्रांतों का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा चलाया जाता था। ठीक है। और बात करें प्रेसिडेंसियों की, तो इसमें एक गवर्नर के साथ में तीन सदस्यों की एक समिति होती थी या काउंसिल, उसके द्वारा प्रेसिडेंसियों का शासन चलाया जाता था। तो इसका मतलब दोनों ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहण नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन 1, भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। दूसरा, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना। तीसरा, भारत में ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? केवल वन, दूसरा डी केवल टू और थ्री, सी केवल थ्री और डी वन टू थ्री। क्या होगा इसमें? चलो देखते हैं। भाई, लॉर्ड डलहौजी की बात हो या ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की, हर किसी का उद्देश्य स्टार्टिंग में व्यापार ही था और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यापार को ही मानते थे। तो ब्रिटिश निर्मित, भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना। भाई ये करते क्या, भू राजस्व नीति के तहत यहीं से भू राजस्व उगाया, यहीं से कच्चा माल खरीदा और उसको ब्रिटेन भेजा, वहाँ से प्रोसेस्ड हुआ और प्रोसेस होने के बाद में फिर से भारत और दक्षिण एशिया को बांट दिया गया। तो भारत में ब्रिटेन निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना यानी सही है फिर। दूसरा, भारतीय सहयोगी राजाओं से छुटकारा पाना। भाई डलहौजी की नीति थी क्या? डॉक्ट्रिन और लक्ष्य, जो उत्तराधिकार की बात होती थी क्या? उत्तराधिकार, जो राज्य का जो प्रमुख शासक है या नवाब है, उसको यदि कोई उत्तराधिकारी नहीं है उसका, तो उसको दत्तक पुत्र वो धारण नहीं करेगा
इस वजह से भारतीय राज्यों से छुटकारा पाना भी एक उद्देश्य था। डलहौजी ने 8 राज्यों को मिलाया था, ये भी सही है। तीसरे की बात करें, भारत में ब्रिटेन उद्योग के लिए कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो कपास के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, भाई यहाँ पे ये भी सही है। तीन यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन डी। बात करें 17, और वही पहला राज्य था जिसने अधिग्रहण की नीति पर हस्ताक्षर किए थे। और बात करें यहाँ पे उत्पादक, एक हैदराबाद के निजाम से ही इसने डलहौजी ने एक प्रांत लिया था जो कपास उत्पादक था 1853 में। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 भी ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्यापगत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसका उद्देश्य उन राज्यों में लोकतंत्र लागू करना था जिनके पास भविष्य में शासन करने के लिए जैविक उत्तराधिकारी नहीं थे। दूसरा, अवध इस नीति के तहत ब्रिटिश अधिकार में लाया जाने वाला पहला राज्य था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। क्या होगा इसमें? बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 8 की, इसका व्यापगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वही फिर डलहौजी से संबंधित है। उन राज्यों में लोकतंत्र, ये अंग्रेजी से तो कभी लोकतंत्र की बात कर रखो ही मत ना, जब अंग्रेज आए थे पहले तो इसी लोग एक ही वर्ड को उठा लो, जैविक उत्तराधिकारी नहीं थे। ये तो चाहते ही नहीं थे कि जो यदि जिसका भी उत्तराधिकारी नहीं है उस राज्य को हम हड़प लें और अंग्रेजी शासन में मिला लें, इसका मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा, अवध इस नीति के तहत नहीं, भाई व्यापगत के सिद्धांत के तहत बताए भी पीछे, सतारा, संबलपुर, बागाट, उदयपुर ये सब मिलाए गए थे। इसको तो 1856 में मिलाया गया था अवध को, कुशासन का। जो ब्रिटिश अधिकारी अवध में थे उन्होंने गलत आरोप लगा करके और डलहौजी को सूचना पहुंचाई क्या अवध में कुशासन चल रहा है, इस आधार पर अवध का विलय किया गया। लेकिन अवध का डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत से कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 का? डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने सैन्य नियमावली, क्या है, फुतुल मुजाहिद्दीन लिखी? ऑप्शन ए बाबर, बी शेरशाह सूरी, सी अलाउद्दीन खिलजी, और डी जैनुल आबदीन सुस्तरी। क्या होगा इसका? भाई अलाउद्दीन की बात करें तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में है। शेरशाह सूरी और बाबर की हम बात करें, यदि हम अब लॉजिक भी लगाओ तो यहाँ पे 3 तरीके हैं कि हाँ हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, तो ये तो 3 ये मुगलों में हो गए, मुगल काल में, और ये अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत, बचा क्या? भाई कॉमन सेंस तो इस तरीके से ये बोलता है, तो जैनुल आबदीन सुस्तरी, यानी डी इसका आंसर है। जैनुल आबदीन जो सुस्तरी थे ये टीपू सुल्तान के संरक्षण में रह करके इन्होंने ये सैन्य नियमावली लिखी थी, जैनुल आबदीन सुस्तरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, व्यापकत्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था। दूसरा, यह भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार की समस्याओं से संबंधित है। तीसरा, इसने भारतीय शासकों के असंतोष में वृद्धि की, जो 1857 के विद्रोह के रूप में परिणत हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ओब्लिक से सही है या है? और केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, और डी 1 2 3। क्या होगा इसका आंसर? भाई सही है, बात कर रहा है, इसे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा पेश किया गया था व्यापकता का सिद्धांत। दूसरा, भारतीय राज्यों की समस्याओं से संबंधित है। भाई यहाँ पे डुप्ले का कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इसको यदि हम काट दें, व्यापकता का सिद्धांत ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी से संबंध उत्तराधिकार से संबंधित समस्या क्या? हाँ भाई, जिसका कोई उत्तराधिकार नहीं है उसको गोद लेने का अधिकार नहीं है, ये डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत में था, इसका मतलब ये सही है।
डुप्ले की तो बात छोड़ दो, ये तो बहुत दूर की बात थी। इसने भारतीय शासकों के असंतोष, भाई जब उत्तराधिकार के गोद लेने का अधिकार नहीं दोगे तो भारत के शासकों के मन में तो असंतोष में वृद्धि होगी, जो 1857 के विद्रोह के पड़े। तो हाँ, इसको सही बोल सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट को यदि एलिमिनेट कर दें तो ये दोनों तो गायब हो गए, दूसरा वैसे सही है, तो इसलिए हम 3 को भी कट करेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, 10 का बी। आगे बात करते हैं पश्चात और संघ केंद्र की नीति यानी विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी निम्न में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? पहला, लॉर्ड लिट्टन। बी, लॉर्ड कर्जन। सी, लॉर्ड ऑकलैंड। और डी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। क्या होगा इसका? भाई विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी जो अपनाई गई थी वो अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, जो उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट के जो कबायली क्षेत्र थे, वो नॉर्थ वेस्ट के जो कबायली क्षेत्र थे इनके संबंध में विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी लागू की थी कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है चिर स्थायी बंदोबस्त। अब इसको हम परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं, क्वेश्चन देख के नहीं घबराना। तो क्वेश्चन नंबर 12, चिर स्थायी बंदोबस्त के अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया, क्योंकि ऑप्शन ए, 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिर स्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। ऑप्शन बी, रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा। सी, राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। और डी, उपयुक्त सभी। क्या होगा भाई? पहला आपको पता है चिर स्थायी परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया? कॉर्नवालिस लाया था, ठीक है। तो बोला 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई और फसल का मूल्य बढ़ गया, और जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त से राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी क्योंकि जमींदार थे ना बीच में, इसलिए। रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ा, सही है। राज्य को रैयत से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि लाभ यहाँ पे जमींदारों को अधिक हुआ परमानेंट सेटलमेंट में, क्योंकि बीच में मीडिएटर के रूप में जमींदार थे और उनका अनुवांशिक हस्तांतरण भी किया जा सकता था, या वो अपनी जमींदारी बेचे गिरवी भी रख सकते थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 1793 में स्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? ए, किसानों के अधिकार। बी, भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। सी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाजरानी अधिकार। और डी, महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार। भाई यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे, तो अब बात करें ना, तो ईस्ट इंडिया के जहाजरानी अधिकार की बात कर रहा है, हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। महिलाओं को संपत्ति अधिकार की बात कर रहा है, परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। किसानों के अधिकार की बात कर, भाई परमानेंट सेटलमेंट में तो किसानों का ही शोषण हुआ ना, तो इसे भी हटा सकते हैं। भूमि पर किसानों की भूमि लेकर के जमींदारों को दे दी गई, जमींदारों की बुर्जुआ संपत्ति, और इन्हीं को फायदा हुआ। किसको? जमींदारों को। तो ये किससे संबंधित है? बी, भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1793 में बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? बंगाल में। पहला, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी, लॉर्ड रिपन। सी, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और डी, जॉन एडम। क्या होगा 14 का? ये परमानेंट सेटलमेंट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया किसने शुरू किया था? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें होता था ना लगान का 10/11 भाग सरकार का और 1/11 भाग जमींदार का होता था। ये केवल 19% भूमि पर ही, कुल ब्रिटिश की जो भी भूमि थी 19% पे ये चिरस्थायी परमानेंट सेटलमेंट था। 51% पे आपका रैयतवाड़ी था, 31% पे आपका महलवाड़ी था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भू राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा? पहला, हेनरी डुंडास। बी, अलेक्जेंडर रीड। डी,
तो सी डेविड रिकार्डो और डी एल्फिस्टीन। क्या होगा? किसके द्वारा किया गया? इसका तो नाम सुना हुआ नहीं। बचे आपके पास दो ऑप्शन, बी अलेक्जेंडर रीड और एल्फिस्टीन। तो क्या होगा? इसका आंसर है अलेक्जेंडर रीड। तो इसके रैयतवाड़ी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? एक माना जाता है टॉमस मुनरो को, और दूसरा माना जाता है कैप्टन रीड को। लेकिन प्रारंभ किसके द्वारा किया था? अलेक्जेंडर रीड द्वारा। कहाँ पे? 12 महल क्षेत्र में। मुंडो ने क्या किया था इसका? मद्रास में। एल्फिस्टीन ने कहाँ पे किया था रैयतवाड़ी का प्रयोग? मुंबई में। तो ये बोला प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो वो अलेक्जेंडर के द्वारा ही किया गया था 12 महल। उसको उद्भव करता इन दो माने जाते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत किन का एक सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश था? 19वीं सदी के उत्तरार्ध की बात कर रहा है। पहला सूत और गेहूं, बी चीनी तथा चावल, सी चीनी तथा एल्कोहल, और डी लौह तथा इस्पात। क्या होगा इसका? भाई, कपास की बात करें या सूत की, तो और गेहूं, यही इसका आंसर है 16 का ए। इस समय की बात करें तो जो मुंबई हुआ, कोलकाता या मद्रास, इनमें कपास, गेहूं, नील चाय, नील हो गया, चावल हो गया, अफीम हो गया, इनका निर्यात किया जाता था। और इसमें हमें सूत और गेहूं मैन दिखाई दे रहे हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पहाड़ी या जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। दूसरा, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? ए केवल वन, बी केवल टू, सी वन और टू दोनों, और डी न तो वन और न ही टू। क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17। जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे, तो ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। क्या होगा इसका आंसर? भाई, ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे, यह सत्य है। दूसरा, यदि इनके पहाड़ी जनजाति, ये लड़ाकू जनजाति थी एक तरीके से, और यदि हम इनकी बात करें तो यहाँ के जनजातियों के क्षेत्र में कोई, यदि आपको कोई भी व्यापार या वाणिज्य को बढ़ावा देना था, तो वहाँ जमींदार हो चाहे व्यापारी, इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इनको एक पथकर के रूप में नियमित रूप से पथकर दिया जाता है। ठीक। आगे बस बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धनी किसानों का वर्ग था। दूसरा, यह जमींदारों की राजस्व वसूली में सहायता करता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? केवल वन, दूसरा केवल टू, सी वन और टू दोनों, और डी न तो वन और न ही टू। क्या होगा 18 का? तो इसका आंसर है यह धनी किसानों का वर्ग था। जोतदार के से तो यही है, जो बड़े धनी किसान थे, जो ज़्यादा एरिया या भूमि पर खेती करते थे। दूसरा, यह जमींदारों की भू राजस्व वसूलने में सहायता करते थे। नहीं, इससे तो कोई संबंध नहीं है भाई इनके जोतदारों का। तो क्या हो जाएगा 18 का ए? ये बंगाल में जो धनी किसानों को, बंगाल में ही धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था, जो स्थानीय व्यापारियों पर भी ये नियंत्रण रखते थे। 19 कैलिको निम्न में से किससे संबंधित है? ये है, ये फसल की एक किस्म। दूसरा, राजस्व अधिकारी। तीसरा, भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा, और डी भारतीय नील। क्या होगा इसका आंसर? कैलिको। दरअसल बात यह है, कैलिको उस चीज को कहा जाता है जो भारतीय कपड़ा और जो यूरोप को निर्यात होता था, तो यूरोप में उस भारतीय कपड़े को कैलिको कहा जाता था। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20। ददनी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दक्षिण भारत में सती प्रथा का प्रचलित रूप था। बी, यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था। और सी,
यह मुगल कालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी, या डी यह मुगल राजस्व प्रणाली थी। ये आपने मुगल काल में भी पढ़ा होगा, ददनी प्रथा। ये ददनी प्रथा, सती प्रथा, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। मुगल सामाजिक सुधार से भी लेना देना नहीं है यदि देखा जाए। मुगल राजस्व प्रणाली की बात करें और ये भी आप बात करें, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ददनी प्रथा के तहत होता क्या था, जो व्यापारी थे कारीगरों को अग्रिम राशि दे कर से के उनसे वो अग्रिम राशि दे करके उनसे माल खरीदने का एक सौदा करते थे। और उसी में ये जो पूंजीगत सहायता की बात करें तो हाँ, ये पूंजीगत सहायता तो उससे वो अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, जिससे उत्पादन करने में आसानी होती थी। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी है। तो इस वीडियो में ये बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आगे आने वाली वीडियो आएगी आपकी अंग्रेजों की जो भी प्रशासनिक नीतियाँ थी, जैसे वहाँ की न्यायिक व्यवस्था, सेना, इस पर। थैंक यू।